कहा जाता है कि दुनिया हर पल उन्नति कर रही है और लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इस आगे बढ़ने की होड़ में हम बहुत कुछ पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग अपने लक्ष्य, अपनी जिम्मेदारियों और अपने कर्तव्यों को नहीं भूले। उन्हीं में से एक है वरिष्ठ कवयित्री उषा त्रिपाठी, जिन्होंने जिंदगी के हर मोड़ पर देश सेवा को सर्वोपरि माना और भारतीय जनता पार्टी को अपना आदर्श। श्री राम मंदिर आंदोलन के दौरान उनकी मां का निधन हो गया और वो उन्हें अंतिम समय देख भी नहीं पाई, परंतु मां का वियोग भी उन्हें श्री राम मंदिर आंदोलन से दूर न कर पाया। और उन सब पीड़ाओं के बाद आज जब वो श्री राम मंदिर को बनते देखती हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं और वो निशब्द हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं उनके जीवन का वो सफर जिसने उन्हें जीवनी से उषा त्रिपाठी बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ नंदिनी गुरु। पहले के जमाने में लड़कियों को काफी रोका जाता था, ना कोई पढ़ाई लिखाई का कोई सूत्र था। अगर वो सपने भी देखे तो उनके सपने को रोका जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब अंधेरे के बीच एक दीपक जल रहा था। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाने जा रहे हैं जिनका जीवन काफी संघर्षों में बीता है, काफी परेशानियों से बीता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री उषा त्रिपाठी जी की, जो कि एक वरिष्ठ नेत्री भी रह चुकी है, एक शिक्षिका भी रह चुकी है और गृह कार्यों में दक्ष महिला भी है। तो आइए सीधा इनसे ही रूबरू होते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम उषा त्रिपाठी है और मैनपुरी की रहने वाली हूँ। जी मैम, सुनने में ऐसा आ रहा है कि आप अपने जमाने में कवित्री भी रह चुकी है, तो मैं चाहूंगी कि वीडियो शुरू होने से पहले एक बार आप 2-3 पंक्तियों के साथ अपनी शुरुआत कर दीजिए। जमाने की बात नहीं, जमाना तो आज भी मेरा है। जी जी। जमाना कल भी मेरा था और जमाना आगे रहेगा भी। और मैं अपना परिचय पंक्तियों में दूं, ऐसा तुमने आदेश किया, तो मैं मां वाणी के चरणों में 2 पंक्तियां कहती हूँ जो मेरी कामना रही कि बन के दीपक जलूं, बन के दीपक जलूं तमहरण के लिए, माँ चले लेखनी आचरण के लिए, माँ चले लेखनी आचरण के लिए। क्या पता जिंदगी कल रहे ना रहे, क्या पता जिंदगी कल रहे ना रहे। कर दूं जीवन, कर दूं जीवन ये अर्पण वतन के लिए, कर दूं जीवन ये अर्पण वतन के लिए। और मेरा परिचय कि मेरा परिचय केवल इतना, मैं भारत की तस्वीर हूँ और मातृभूमि पर मिटने वाले मतवालों की पीर हूँ। हल्दी घाटी की रज का, हल्दी घाटी की रज का सिंदूर लगाया करती हूँ, अर्शोणित की लाली से मैं पाँव रचाया करती हूँ। और जन्म से हूँ मैं हिंदुस्तानी, कर्म से हूँ मैं छत्राणी, जन्म से हूँ मैं हिंदुस्तानी, कर्म से हूँ मैं छत्राणी। मैं भारत की भाग्य विधाता, जन जन है मेरी वाणी। और अक्षुण्ण है पावनता जिसकी, अक्षुण्ण है पावनता जिसकी, मैं उस गंगा का नीर हूँ। और दुर्गा चामुंडा काली की मैं प्रलयंकर तस्वीर हूँ। मातृभूमि पर मिटने वाले मतवालों की पीर हूँ, मातृभूमि पर मिटने वाले मतवालों की पीर हूँ। उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस हंस झूला झूल गए, उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस हंस झूला झूल गए। उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए,
मैं जीजा की अमर सहेली, पन्ना की प्रत्यक्ष छाया हूँ, हांडी की हूँ अमिट निशानी, जसवंत सिंह की माया हूँ, और दुर्गा चामुंडा काली की मैं प्रलयंकर तस्वीर हूँ। भारत मेरी मातृभूमि है, मैं भारत की तस्वीर हूँ। मेरा परिचय केवल इतना, मैं भारत की तस्वीर हूँ। मातृभूमि पर मिटने वाले मतवालों की पीर हूँ। क्या बात है मैम, वाह। मतलब मैम आप बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत पंक्तियों में आपके बहुत दर्द है। मैं बोलने में बिल्कुल निडर थी। माँ भी, मैं वो प्रसंग सुनाना चाहूंगी कि मेरी जो मुकाम की बात कही कि मैं 5 वर्ष की रही होंगी। मैनपुरी में एक नुमाइश लगती है, देवी मेला जिसे बोलते हैं। आज वो वहां की महारानी लगवाती थी, वो आज जयपुर में और रही भी नहीं है, रानी रत्नेश कुमारी। तो उस मेला में एक नाटक आया था। उस नाटक में 4-5 वर्ष की लड़कियां पीली पहन के पोशाक, घेरदार घाघरा जैसा सब कुछ पहन के और वो नाच रही थी। माँ मेरी बगल में बैठी थी, वो दिखाने लगी थी बच्चों के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम जिन्हें कहते हैं। मैं नहीं जानती थी, आज जानी हूँ उस सांस्कृतिक कार्यक्रम के अर्थ को। लेकिन माँ बोली कि इसे याद कर ले। जब वो लड़कियां, बेटियां, छोटी छोटी कन्याएं नाच रही थी, नृत्य कर रही थी, मेरी गुड़िया का ब्याह निराला निराला निराला, मेरी गुड़िया का ब्याह निराला निराला निराला, ऐसे नाच रही थी। तो मेरी माँ बोली कि याद कर ले और तू भी नाचना। मैं नहीं नाच पाऊंगी। मेरी माँ ने एक थप्पड़ दिया, क्यों नहीं कर पाएगी, याद कर। मैं रोती जाऊं, याद करती जाऊं, घर जाऊंगी तो माँ मारेगी। और वही एक्शन जब कहीं बुलावा लगा तो मेरी माँ कहने लगी कि इसी पर नृत्य करो, वो तुम सीख के आई हो जब देवी मेला में। मैंने वो शुरू कर दिया और मैं उस दिन से निडर हो गई। अच्छा। मेरे पिता का वो एक वाकया याद आता है। वह छोटी रही होगी, 5-6 वर्ष की। तो पिता अपनी साइकिल पे बिठाल करके, वो रिटायर्ड फौजी थे, पिता का परिचय देती हूँ, सूबेदार से रिटायर होके आए थे। उसके बाद वो टीचर बने। जब टीचर बने, मैं उनकी पहली संतान थी। अभी आपने पूछा नहीं, मेरी 7 और पिता की संतान रही नहीं अपरिहार्य कारणों से, और मैं 8वीं संतान थी। बहुत चाहते थे, मैं काली कलूटी सी, अच्छी नहीं लगती थी। पिता मेरे बहुत सुंदर थे, माँ मेरी बहुत सुंदर थी, फोटो दिखाएंगे आपको। तो माता पिता ने प्यार बहुत दिया। उसके बाद जब वो मैं पढ़ाने ले जाते थे तो आगे साइकिल पे बिठाल करके मुझे ले जाते थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया। जब मैं गई तो वो कहने लगे, तुम्हें 22 का पहाड़ा याद है, रात को बताया था। मैंने कहा याद नहीं है। पिताजी ने एक घूसा दिया, मुक्का कहते हैं जैसे बजरंग वाली का, एक मुक्का दिया, मेरी पेशाब निकल गई। मैं वो डर गई और मैं रास्ते में पता नहीं कैसे याद कर गई। जब मैं पहुंची हूँ उस दिन, कुछ अच्छा होने उपलब्धि थी उस दिन की। जब मैं पहुंची हूँ नगला जुला का आदि विद्यालय पता करना, वहां के विधायक अशोक चौहान रहे हैं 2 बार, अब तो जयवीर सिंह जी सिरसागंज से आए हैं। तो जब मैं वहां पहुंची तो उस दिन निरीक्षण होने वाला था, मुआयना जिसे कहते हैं, विद्यालय का मुआयना होता है। निरीक्षण होने वाला था। कक्षा 8 के लड़कों को उन्होंने कहा कि 18 का पहाड़ा याद है, पूछने आए। डिप्टी साहब कहते बोलते थे, जो निरीक्षण करने आते थे, डिप्टी साहब गोल टोप लगाए थे, आज भी वो धूमिल सी छवि मेरे है आंखों में। तो उन्होंने आकर के कहा कक्षा 8 के बच्चों से, मैं वहीं पिता के पास बैठी हुई थी, कि 18 का पहाड़ा याद है, जो हाथ खड़ा करो। तो डिप्टी साहब जो थे वो कह रहे थे, बच्चों का मुंह देखने लायक रहा होगा, मैं तो नहीं समझ रही, लेकिन मैं जो पिताजी का जो डर था, मैं उठ खड़ी हुई। मैंने कहा साहब मुझे याद है। वो देख करके हंसने लगे, तुझे याद है? मैंने कहा मुझे याद है 18 से लेके 22 तक। तो बोले बोलो। तो मैं 18 का पहाड़ा एकदम फटाफट फटाफट सुनाने लगी। तो उन्होंने गोद में ले लिया डिप्टी साहब ने। फिर मुझे उन्होंने इनाम दी। इनाम में आज भी याद
करती हूँ कि स्लेट थी, पहले खड़िया से और बुदक्का होता था और बिरकुल की कलम जिससे लिखा जाता था, लेकिन उन्होंने जो मुझे दिया इनाम में एक स्लेट और बत्ती, स्लेट बत्ती कहते थे, बत्ती बत्ती से होती थी जो जिसे चौक बोलते हैं ना, तो उस समय वो और तरह की थी। हाँ, चिकनी चिकनी जैसी, वो स्लेट पे लिखते थे। वो गिफ्ट दिया? वो हमें गिफ्ट दिया। मैं गिफ्ट का कोई मतलब नहीं जानती थी, लेकिन मुझे आत्मसंतोष ये हुआ कि मैंने अपने पिता का नाम रखा और पिता मतलब बहुत खुशी हुए होंगे, अब हमें कभी मारेंगे नहीं। जैसे आप अभी बता रहे हैं कि आपके 7 और भी संतान जो थे, आपके पापा मम्मी के संतान थे, वो 7 रह चुके थे और आप 8वें हैं। तो ऐसा भी सुनने में आया था कि बीच में पंडित जी आए थे, उन्होंने ऐसा बोला था कि आपकी जल्दी शादी करा दीजिए, अदरवाइज आपकी जल्दी से डेथ हो जाएगी। इसकी क्या कहानी है? मेरी माँ शिकावात के पास गुड़ा गरसान की रहने वाली थी। उनके 2 भाई थे, वो दोनों मृत्यु हो चुकी थी। माँ अकेली बची थी। तो माँ नाना की सेवा करने के लिए पिताजी ने छोड़ रखा था, तो वहां रहती थी वो। पिताजी फौज में नौकरी करते थे, तो आते होंगे। तो गुड़ा गरसान में ही पिताजी जो नाना थे वो मुखिया थे, मुखिया बोले जाते, सरपंच मुखिया उस समय। उसके बाद उन्होंने कहा, माँ को बताया किसी ने कि यहाँ से आप घर छोड़ जाओ, नाना का घर छोड़ दो। बस 7 बच्चे रहे नहीं थे, कारण एक तो जागरूकता का भी, शिक्षा इतनी थी नहीं, डॉक्टर होते नहीं थे, कोई 4 महीने का, कोई गर्भावस्था में ही, कोई 6 महीने का, कोई एक रात ही जिंदा रहा, ऐसे करके 6-7 बच्चे। और उनके मन में भाव ये था कि मेरे कोई भाई नहीं है, कोई और नहीं है, मैं मायका फले फूले। उनके नाना का भी था, मेरे नाना का भी ये रहा कि इसलिए बच्चे होते चले गए कि एक बच्चा जिंदा रहे। फिर किसी ब्राह्मण ने बताया, पंडित जी ज्योतिषी आए, कि तुम यहाँ से बेटा ये छोड़ दो घर, तो तुम्हारे संतान जिंदा रहेगी। फिर माँ वहां से चली आई, घर भी नाना ने समझदारी से बिकवा दिया, और 14-15 बीघा जमीन थी उस समय, वो भी बिकवा दी, और माँ मैनपुरी में आके रहने लगी। मेरे नाना जो थे वो 2-4 महीने के बाद उनका निधन हो गया। तो जिस दिन रात उनका निधन होने वाला था, तो वो बोले थे कि ललो, ललो कहते थे पश्चिम साइड में, ललो हमें गोद में खिलाने को बच्चा दे दो। तो माँ रो पड़ी, कोई था नहीं, आ रहा होगा, आएगा, तेरा नाम करेगा, आएगा बच्चा, कोई आएगा। तो ऐसे करके खत्म हो गई, कहते कहते ही उनके प्राण निकल गए। फिर मैं जन्मी, माँ के घरों में थी, तो मैं जन्मी तो सारे लोग कहने लगे कि पंडित जी के घर बेटी जो आई है उसका बहुत भाग्यशाली है, ऐसे करके बोलने लगे। तो जो वहाँ की अस्पताल की, जो मैनपुरी में अस्पताल है पुराना, उसकी एक चेतरानी नर्स थी, तो वो कहती थी, पंडित जी आपकी बिटिया 100 साल जिंदा रहेगी, इसका नाम जीवनी रखना है। तो उन्होंने, पिताजी मेरे जीवनी कहने लगे, मेरी माँ मुझे जीवनी कहने लगी, और फिर मैं घर आ गई। ऐसे मेरा जन्म हुआ। और उस जन्म कई समय ज्योतिषी ने कहा था इसकी कम आयु में ही शादी कर देना पंडित जी, हो सकता है ये 15-16 वर्ष के बाद ऐसे लक्षण है कि ना भी रहे। तो पिताजी ने फिर अल्पायु 15 वर्ष। तो आपके घर वालों ने जो, वो ज्योतिष ने जो बोला, घर वालों को डर लग गया, फिर आपकी 16-17 उम्र में आपकी शादी करा दी गई? नहीं, 15 साल की पूरी हुई थी और 5 जून को शादी हुई थी। 15 जून की मेरी डेट ऑफ बर्थ ऐसी है, 16-15। शादी के बाद आपका जीवन कैसे बीता? मतलब शादी के बाद? शादी के बाद मैं गई गांव से शादी हुई थी, शहर में भी घर था। मतलब पहले के जमाने में तो, मतलब आजकल के जमाने अगर बात करें तो आजकल के जमाने में तो ऐसा होता है कि पहले लड़का लड़की को मिलाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। कोई कुछ पहले कैसा था? कुछ नहीं, हम जानते ही नहीं थे कि शादी भी होगी या कैसे होंगे, क्या होगा, उसका अर्थ क्या होगा। लेकिन एक रात की बात बताती हूँ कि माँ पापा, मेरे पिताजी बात कर रहे थे, कह रहे थे लड़का तो सही है, BSc करे है, जो मैं सोते में सुन रही थी, कुछ जगी सी थी, और ये लोकल है,
कर दो, इससे कोई परेशानी होगी तो हम दोनों लोग देखते रहेंगे, इसे बाहर ठीक है मैम। इसे कहीं बाहर मत जाने देना। जी जी। ये सीधी है, बोलिए, रह नहीं पाई। फिर उसके बाद आगे क्या हुआ? फिर आपका जीवन कैसा रहा? आपका पति शादी- कैसा निकला? हाँ। मतलब ऐसे बोलते हैं कि भाई आपने ना उसको जानते हो ना देखा है, क्या भरोसा आगे कैसे आपके साथ बर्ताव करे? उसका उनके अर्थ साथ भी नहीं जानती थी। जब आपकी शादी हुई आपके हाँ, पति के मैं साथ, अर्थ भी नहीं जानती थी। शादी होने के बाद कैसा रहा आपका पति आपके साथ? अच्छा व्यवहार था? हाँ, पति का तो अच्छा था, लेकिन अनुशासन में वो भी प्रतिबंधित थे। उन्हें भी अनुबंध स्वीकार करना पड़ा। जैसे सास ससुर के सामने बहू घूंघट डाल के निकालना, बात नहीं करना, अपने मन की बात नहीं कहना, जैसे कोई परेशानी हो जाए तो पति से नहीं कह सकती, अपने मन में रखना। अपने मन में रखना, जब मिलेंगे तो मिलेंगे। अब जैसे मेरा शादी हुई तो शादी 2-3 दिन रुकी, तो शादी में तो 2-3 दिन रुकी थी। फिर मेरा गौना हुआ। गौने में ये प्रथा थी कि पति जाते नहीं थे साथ में। तो बहू मेरी विदा होके गई गाँव में, मैं 1 महीना हुआ रही, तो वहां चाकी वाकी चलाई जाती थी, जो पूछना चाहती हो। तो चकिया जैसे मूसर उठना, उन्होंने कहा चकिया चलाना है, तो मैं चकिया चलाती थी रोज। वहां तब चक्की नहीं थी गांव में, आटा 10-11 लोग थे, तो उनका आटा पिसता था। सास हमारी सुबह भी पीसती थी, रात को भी पीसती थी। फिर मैं उनका सहारा देने लगी। जब मेरी विदा होके गई 1 महीने बाद, तब मैं चक्की चलाई तो मेरे हाथों में फफोले पड़ गए। मैं घर आई, माँ से लिपट के खूब रोई। माँ ने देखा, पुच्छी लेते थे, चुम्मा लेते थे। तो जैसे माँ चुम्मा लिया, जो कहती तेरे लाल हो गए हाथ, जी कैसे हुई? मैंने कहा माँ मैंने चक्कियां चला। माँ क्या कहती है जानती हो? अरे तो काम तो करना पड़े है बिटिया, तुम्हारी सास करते थे तो मैं करना पड़ी है, तो तुमने कस के वो पकड़ लिया होगा, डड़ा कहती है गांव की देहात भाषा में। डड़ा बिटिया कस के पकड़ लो हुई है तो तुम्हारे छाले पड़ गए, ये कोई बात ना। माँ इतना हमसे कह रही, कभी अपनी ससुराल की बुराई मत कर, कभी पति की बुराई मत कर। मतलब जैसे आप ससुराल में रहती थी, फिर जब मायका आती थी तो मतलब ससुराल को आप कैसे बोलती थी कि मुझे मायका जाने? वो तुरंत भेजते थे आपको कि पहले उनके सामने रिक्वेस्ट करते थे आप? नहीं, आराम से जैसे उन्होंने कहा कि अब बिटिया तुम्हारी विदा है, तुम्हें जाने, तो वो लिया। हमने कहा ठीक है। शादी के बाद आपके बच्चे कब हुए? बच्चों को कैसे परवरिश दिया आपने? बच्चों को कैसे पढ़ाया आपने? ये भी बताइए। मैं बताती। तो होली आई, माँ बोली बिटिया होली करके आ जाइयो। हमने यहाँ आ जाइए तो हमें ऐसे बहुत अच्छी लगती थी, ऐसे बोलती है कि आपने फिर ऐसे अब मेरे यहाँ खान के लिए वो ना मैं चीज ना मिलते मेरे मन की खान के लिए। माँ कहती थी सब लोग सब रख लेंगे अब, तुम जाओ, तुम्हें जाना है ससुराल, तो जाना है। तब तक मैं 19-20 साल की हो गई थी। अच्छा। हाँ, फिर मेरे बड़ा बेटा 21 वर्ष में हुआ शादी के साथ। उनकी परवरिश कैसे रखी? पढ़ाई परवरिश मैं क्या रखती, मेरी माँ जितना थी, मेरे पिता थे, मेरे भैया भाभी थे, तो जैसे मैं घर में रहती थी तो मैंने ही किया। और फिर उन्हीं दिनों ऐसा हुआ कि मेरा बड़ा बेटा जो था वो स्कूल नहीं जाता था, वो रोता था, तो मैं मार नहीं सकती थी। माँ की बड़ी लड़ाते थे वो दोनों। तो मैंने कहा माता जी ये जाता नहीं है, तो पिताजी बोले कि बेटिया ऐसा करो तुम नौकरी कर लो। तब तक हमने बेटी थी ये सब एमए सब कर दिया था, मैं हाई स्कूल में थी, सब पढ़ती रही। इसके बीच में भी मेरे पति का याद रहा, जब ये सब मैं नहीं घर में एडजस्ट किया, वो काम नहीं कर पाई, तो उन्होंने बड़े सूझबूझ से काम लिया। उन्होंने कहा कि पिताजी भाई बोले कि हम बिटिया को बीए कराना चाहते हैं, इंटर तो गौना हो गया था तो कर ही लिया था, तब तक तो मायके ही रहे थे। तो पिताजी ने कहा कि पिताजी से पूछ लो। तो फिर हमारे पिताजी हमारे ससुर साहब से पूछने आए कि बोले कि त्रिपाठी जी हम अपनी बिटिया को पढ़ाए लें। आ गए तो उन्होंने की तुम जानो मिश्रा जी, अगर बिटिया पढ़ो चाहे तो पढ़ाई लो, हमारे घर है तो और बहू है, अगर अच्छी है पढ़ने में तो पढ़ा दो। तो बस पिताजी बोले कि हम कुछ आपसे मांगते नहीं, हमें बिटिया को पढ़ाने को दे दो।
अब ये उन दोनों ने अपनी सूझबूझ से काम लिया होगा। मेरी बेटी कैसे रहेगी आज, जो भी घटनाक्रम है जग में रास्ता से बिताता है। फिर आपने फिर राजनीति में भी कदम रखा है? राजनीति में आपने कदम रखा, क्या सोच? हाँ, मैं सोच रही हूँ, बता रही हूँ तुम्हें कि फिर वो ये बोले मैं पढ़ने लगी, पढ़ी, प्राइवेट पढ़ाया, जो पैसा मिलता था उससे किताबें खरीदी ली, पिताजी क्या रह के खाना पीना तो चलता ही रहता था, कपड़ा अपना। और जब मेरे बड़ा बेटा हुआ तो माँ ने पाला उसे और भाभीियों ने भी रखा। फिर जब वो पढ़ने नहीं जाता था तो मैं मार नहीं सकती, तो मेरे पिताजी ने एक बात कही, बिटिया तुम नौकरी करे हो? तो हमने हाँ मैं नौकरी करवा दो तो हम वही पढ़ाएंगे अपने बच्चे को। तो फिर माताजी ने अपने घर में रखा, मायके में मैं 3 वर्ष रही, मेरे बच्चे छोटे थे। तो मैं शिशु मंदिर जो आज है मैनपुरी में, वहां मैंने पढ़ाया। शिशु मंदिर राम रतनपुरम शिशु मंदिर बोलते हैं, RSS का, उससे कांटेक्ट था RSS से, और उसी में पढ़ाया। वहीं से हमें डॉक्टर पुरम जो थे उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ चालक, विश्व हिंदू परिषद के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे। और जब मैं पढ़ाने के लिए गई तो मैंने MA संस्कृत से किया था। तो बोले तुम कितना पढ़ी हो? मैंने कहा MA किया। कि अच्छा, तो वीर भोग्या वसुंधरा एक किताब मंगाई कक्षा 8 की, उसका अर्थ पूरा मैं बताती गई। मैंने बताया, बड़े खुश हुए। बोले, मैंने कि पिताजी, मैं भी उन्हें पिताजी ही कहती थी, पिताजी के साथ के ही थे, बराबरी उम्र थी। तो वो कहने लगे कि ठीक है बिटिया तुम पढ़ाओ। मैंने कि मैं अपने बेटे को पढ़ाने आई हूँ। उन्होंने कहा ठीक है 120 रुपए तुम्हें मिलेंगे। हमने कहा चलो, उन्हें क्या है, बेटा तो पढ़ जाएगा। हम उसमें पढ़ाने लगे, गए। बस वहाँ पहली गुरुदक्षिणा हुई, मैं बताती हूँ कैसे मैंने प्रवेश किया राजनीति में। तो मेरे माता पिता का सभी का सहयोग रहा। मतलब क्या सोच के आप राजनीति में खड़े उतरे? क्योंकि आपकी छोटी उम्र में शादी भी हो गई थी, इतना मतलब टेंशन आपके साथ, और साथ ही साथ फिर आप राजनीति में भी कदम रखा आपने, क्या सोच समझ? पता नहीं कौन सी एक अदृश्य शक्ति थी जो मुझे इंगित करती थी कि तुम्हें ऐसे चलना है, तुम्हारा यही काम है, तुम्हें यही करना है। तो मैं जैसे वहां गई, अब वही बात है कि ईश्वर जो करता है वही होता है, व्यक्ति तो करने वाला है नहीं। सपोर्ट कौन करता था आपको? मेरे पिताजी, माताजी जब तक जिंदा रहे। 2000 में माँ खत्म हुई और पिताजी 82 में खत्म हुए। जी 11-12 में से खत्म हुए। 11 में के 2000 की बात ऐसे ही, 11-10 वर्ष रहे होंगे। फिर वो लोग सहयोग करते रहे। फिर मेरा छोटा बेटा भी हुआ तो वही रहा, भाभीियों ने अपना ही दूध पिला के उसे पाल दिया। मैं यहाँ नौकरी करती रही, तो उन लोगों का सहयोग रहा। इधर मैं गाती थी, अंताक्षरी वगैरह मैं बहुत करती थी। तो मुझे गाना गाने का बहुत शौक था। तो मैं शिशु मंदिर में गई तो मुझे गीत प्रमुख बना दिया। मैं कविता भी करती थी, जाती थी मंचों पे, लेकिन मैंने कहा नहीं था कि ये नौकरी नहीं देंगे हमें कि तुम कविता करती हो ऐसे। लेकिन मेरे पति का पूरा साथ रहा। मेरे बच्चों को मेरे कवियों ने खिलाया है। किसने सहयोग किया? सब एक अदृश्य शक्ति, मैं आपको बता रही हूँ। और जब मैं वहां गई तो पहला मैं भाषण नहीं दे पाती थी। तो एक कार्यक्रम हुआ वहां, अभिभावक सम्मेलन, जिसमें इलाहाबाद के सुप्रीम कोर्ट के जज आए थे, राम वृक्ष मिश्र। उसमें यह कहा गया कि कोई आचार्य बहन वहां भाषण देगी। तो डॉक्टर साहब जो मैनेजर थे, प्रबंधक उस विद्यालय के, मैं बता रही हूँ, जो मध्यांचल के अध्यक्ष भी रहे, तो उन्होंने कहा कि उषा त्रिपाठी को तैयार करो, वो भाषण देगी। मुझे बुलाया गया तो मैं डरती थी कि मैनेजर्स के सामने कैसे जाऊंगी। मैं गई, उन्होंने कहा कि तुम्हें भाषण देना है, अभिभावक सम्मेलन बोलना है। और मुझे वही डर लगा जो पिताजी के समय लगा। छोटी थी तब। मैंने कहा पिताजी मैं कविता करती हूँ, भाषण नहीं दे पाऊंगी। बोले नहीं, ना नहीं, यस, नो नहीं, मैं सुनना नहीं चाहता। अब मुझे रात और दिन नींद ना आए। मैंने आचार्य लोगों से कहा क्या बोलना है? तो बोले कि अरे इसमें क्या बोलना है? बोले तो याद करो, ढूंढो अभिभावक क्या है, अभिभावक क्या होता है, वो विद्यार्थी के जीवन में उसकी भूमिका क्या है, वो ऐसा करके बताने लगे हमें। तो वैसे मैंने याद किया। मेरे आचार्य लोग बोले कि अगर तुम अच्छा बोली
तो तुम्हें दूध पिलाऊंगा 1 गिलास जैसे ही मंच से उतरूंगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं रात भर याद नींद नहीं आई। मैंने पिताजी से कहा, ये किताब ली, वो किताब ली। मैंने सारे उदाहरण सहित अभिभावक सम्मेलन में बोलने की तैयारी की, कविताएं तो थी। तो मैं तैयार की करके और बोली, राम वृक्ष मिश्र और मेरा बेटा एक और बीच में बात, छोटा बेटा, और शायद फोटो है उसकी छोटे की, तो वो 3 वर्ष का रहा। छोटा बेटा 3 वर्ष का कलाकार है। वो उससे ये कहा गया कि ये देश है वीर जवानों का, इसमें तैयार करवाना है गीत। मुझसे कहा गया कि मैं गीत प्रमुख थी। तो मेरा बेटा बोला, मम्मी मैं नाचूं? मैंने कहा तो नाच लेगा। हाँ, तो भांगड़ा, तो और बच्चे नाच रहे थे तो वो भी नाचने लगा। मेरी जो टीचर थी मेरे साथ, शैल कस्तूरिया, वो उसे गोद में ही लिए रही। इतना छोटा था, नाचेगा तो थक जाएगा। अब ये रहा, अब वो छोटा सा बच्चा पगड़ी बांधे, सफेद वो ऐसे करके पहने, तो जैसे ही वो डांस कर रहा था, ये देश है वीर जवानों का मंच पे, उसके बाद में बोली थी। तो जब वो वहां के मुख्य अतिथि जो राम वृक्ष मिश्र आए थे, उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। बोले कौन है, कहाँ रहता है? मेरी मम्मी वो है। कैसे करके बोली, मैं यही रहता हूँ, मैं पढ़ता भी ऐसे ही। हाँ, राजनीति में कदम धीरे धीरे लोग मिलते गए, काफिला बनता गया, लोग जुड़ते गए। तो उन्होंने ये कहा कि अब इसकी माँ बोलेगी, जो मैनेजर थे, तो मैं उस पर बोलना शुरू किया। अभिभावक थे, जैसे ही मैं मंच से उतरी हूँ, वैसे ही मेरे मैनेजर ने RSS की जो बता रही थी, प्रांत संघ चालक रामेश्वर दयाल पुरंग जी, वो उतरे, उन्हें दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। अरे एक दिन तू राजमाता बनेगी, एक दिन तू राजनेता भी बनेगी, ऐसे कहने लगे। तो मैं क्या समझू, क्या बनूंगी? 120 रुपए तो कमाती थी। अब नौकरी किस पद में करते थे आप? टीचर थे, तब सरकारी नौकरी नहीं लगी थी, प्राइवेट नौकरी। ऐसे शिशु मंदिर बहुत अच्छा माना जाता था। कौन से बच्चों को पढ़ाते थे आप? मैं सबसे पहले तो गीत प्रमुख थी, फिर मैं व्यवस्था देखती थी, अच्छा, किस क्लास में कौन पढ़ा। फिर मैं 6 और 7, 8 एक क्लास लेती थी संस्कृत का, छोटे बच्चों को भी देखना, और उसके बाद बड़े बच्चों के बड़े क्लासों में इंटरवल के बाद चले जाना। तो द्वितीय पाली मेरी लगती थी, करती थी मैं। फिर उसके बाद बसों को भी देखना, जो ज्यादा काम करता है ना उसे ज्यादा ही काम दे दिया जाता ईश्वर। लेकिन मुझे लाभ क्या था, मुझे घर जाने की नहीं थी। मैं बैठूंगी तो याद करूंगी, कविता लिखूंगी, पढ़ूंगी, फिर मैं सुनाऊंगी। कार्यक्रम भी होते रहते थे, तब सम्मेलन। तब तो ऐसा कि कोई लड़की जाती नहीं थी। मेरे पिता ने तब भेजा मुझे कवि सम्मेलन के मंचों पे, जब मेरे पति ने पूरा साथ दिया। वो मेरे साथ ही रहते थे, मेरे बच्चों को भी। मेरे कवि लोग जब उन दिनों के कवि थे, बादल, अविरल, शशि, तमाम थे जो कवि थे, वो उन्होंने मालूम मेरे बच्चों को ऐसे खिलाते थे। मैं गिरोर में गई, बारौल में गई आसपास, तो उन्होंने गोद में खिलाया। छोटा सो जाता था, घर रहता नहीं था। माँ कहती थी छोड़ कब सम्मेलन, बच्चे रोते हैं तेरे, तो वो कवि लोग ले जाते थे। अरे एक पंडित जी खिलाएंगे, एक हम खिलाएंगे, और उसे गोद में लेके खिलाते थे। तब तक हम फटाफट जाके और मंच पे कविता पढ़ आती थी। तो मैंने ऐसे अपना वो मुकाम हासिल किया कविता के क्षेत्र में भी। मेरे पति ने 1 मिनट को भी सहयोग डेरा नहीं छोड़ा। अगर वो सहयोग छोड़ देते तो मेरे पिताजी मुझे आगे नहीं बढ़ने देते, मेरे भाई मुझे कहीं जाने नहीं देते। मैं ना कवि रहती, ना मैं कुछ भी नहीं रहती। पति की वजह से ही आप, मैं जो कुछ हूँ आज मैं उन्हीं। जी जी जी, कहीं भी। और मेरे जो कवि होते थे, राम अवतार शशि हुए, लाखन सिंह भदौरिया हुए, तो एक समय की और बात बताए, मंच कवि सम्मेलन अखिल भारतीय, उसमें मुझे मेरा सम्मान। तो पिताजी से कहा उन कवियों ने कि बिटिया का सम्मान है आज। पिताजी बोले काय को है सम्मान? अरे बिटिया बहुत अच्छी कविता सुनाते, तो बाको सम्मान है, मायका है मेरा मैनपुरी में। तो मैं जैसे मंच पे गई तो बिटिया वहां क्या हुआ, जाके हमारे एक शॉल मिली, माला और एक प्रतीक चिन्ह, तमाम प्रतीक चिन्ह है, तुम्हें दिखाएंगे अभी। तो वो प्रतीक चिन्ह मिला जब उन्होंने दिया। लाखन सिंह भदौरिया 95 वर्ष के हैं, आज भी जीवित है और कभी नहीं रहे, केवल वो है अभी। तो हमसे बोले कि
तुम्हें ये सम्मान ऐसे नहीं मिल रहा है, ये क्रांतिकारी वीरों की धरती है, तुम्हें अंगारों के गीत गाना है, श्रृंगारों के नहीं। तुम्हें शोला बनना है, शबनम बन के नहीं जीना है। लो, तुम्हें अपने पिताजी का नाम रोशन करना है। लेकिन मेरे पतिदेव तो हमेशा ही साथ रहते थे, रात में जब हम सम्मेलन होते थे तो बड़े खुश होते थे कि देखो दो दो जीवन की दो दो तपस्याएं। तो मैंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं होंगी दादा, आपने रामायण पढ़ी है? बोली हाँ, क्या तू हमें पढ़ाने लगी? मैंने कहा नहीं, वो प्रसंग मुझे याद आता है कि जब सती सुलोचना कहती है रामादल में जाकर के कि मुझे अपने पति का शीश जो यहाँ आया है, कलम वो हाथ ने लिख के बताया है, तो वो दे दो हमें। उन्होंने कहा अरे तुम इतना जानती हो तो तुम्हारे मेघनाथ का प्राणांत क्यों हुआ? भगवान राम बोलती हैं सुलोचने, जब तुम्हें इतना सब कुछ पता है। तो वो कहती है कि गन्नाद लखन जी का लड़ना बस एक ऊपरी पर्दा था, वास्तव में दो सतियों का सत्य संग्राम भूमि में लड़ता था। इस ओर अकेली मैं ही थी, उस ओर साथ में सीता थी, इसलिए प्रमीला से ये रण। सती सुलोचना को प्रमीला भी कहते हैं कि तब इसीलिए सती सुलोचना से उर्मिला सती ने जीता है ये रण। एक का नहीं, सीता और उर्मिला दोनों की तपस्या थी, तब मेरा पति आज नहीं रहा। दो दो तो ये तपस्या में ये मेरे प्रसंग है, मेरे उदाहरण है, मेरी प्रेरणा है। ये रामायण, ये महाभारत ऐसे ही नहीं बनी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अरे सारे मुझे ही मंचन करने को क्यों मिला? कभी दुख, परेशानियां, आज इतना। तो फिर याद आता है भगवान कृष्ण कहते हैं जब द्रौपदी रोती है कि प्रभु मेरे 5 बच्चे खत्म हो गए तो बन ही नहीं, और मैं कब तक सहन करूं? तो जानती हो द्रौपदी ने क्या कहा भगवान कृष्ण कि कृष्ण ने एक नाम दिया है, भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को कि तेरे अंदर ही तो सामर्थ है ये मंचन करने की। तो मैं बस वही वहां से प्रेरणा लेती हूँ, ये मेरे अंदर ही तो है, मैं ही इस मंचन को करूंगी। तो मैं करती करती यहाँ तक पहुंची हूँ। और मैं तो कहती हूँ प्रभु मेरे जैसी बेटियां, मेरी माँ कहती थी कि मेरे 6 बच्चे हैं लेकिन नाम तो मेरी एक बेटी ने किया है। ऐसी बेटियां सबको मिले। तो इसीलिए शायद मोदी मिशन ने मैं जिला संयोजिका बनाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। तो मैंने कई कविताएं बेटियों पे लिखी है, सारा ग्रंथ ही एक छप जाए महारानी लक्ष्मीबाई पे लिखी है। तो मरा नहीं वीरत्व, वो झुमकार आज भी जिंदा है, राजस्थानी मेवाड़ी ललकार आज भी जिंदा है। कमी नहीं है जन्मभूमि पर शीश चढ़ाने वालों की, और झांसी वाली रानी की तलवार आज भी जिंदा है। चाहे वो उषा त्रिपाठी के हृदय में जग जाए और चाहे सुषमा स्वराज जी के हृदय में जग करके नाम करता है। अच्छा मैम, सुनने में ये भी आया था कि जब आपकी माँ का देहांत हुआ था तब आप उस टाइम वहां पे मौजूद नहीं थी, तब आप भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी बैठक में शामिल हुई थी। उस समय क्या हुआ था, मतलब ऐसा? वो क्या बताऊं, ये वाकया बहुत दुखद है हर व्यक्ति वाकया। मैं विजयवाड़ा में गई हुई थी, अखिल भारतीय बैठक थी जिसमें अशोक सिंघल, आचार्य गिरिराज जी किशोर, दुर्गा वाहिनी की मैं प्रदेश की संयोजिका थी, 8 जिले की है। उस 19 जिलों की मैं अध्यक्ष जिसे बोलते हैं, हमारे यहाँ संयोजिका कहती हैं। राष्ट्रीय सेविका समिति, RSS से जो आयाम जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद हो चाहे हिंदू जागरण मंच हो, तो मैं उस दुर्गा वाहिनी की अखिल भारतीय बैठक में गई हुई थी। उस समय ये फोन भी नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, सूचना मिलती कैसी? जब गई तो मैं अपने दोनों बच्चों को माँ के पास छोड़ के गई। मैंने कहा माता जी मैं जा रही हूँ, तो उन्हें थोड़ा थोड़ा बुखार आ रहा था, बोले बिटिया जाओ और नाव करके आइयो, कविता पढ़ाई के सुनाई के आइयो अच्छी अच्छी। हमने कहा अच्छा। तो उस समय मेरे पति मेरे साथ नहीं गए थे और मुझे यहाँ से डॉक्टर तुरंग ने, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं कार्यकर्ता बन पाती, मैं इतनी दूर काय से जाऊं। तो जो प्रांतीय संघ चालक रहे
विश्व हिंदू परिषद के मध्यांचल के अध्यक्ष, उन्होंने बड़ी चिंता करते थे। वो कहते थे बिटिया को भीलवाड़ा जाना है, बिटिया को तेनांगुर जाना है, बिटिया को मद्रास जाना है। तो वो सारी आगरा से तब सीट बुकें होती थी, वहां से ही फिर और लोगों के साथ भेजते थे। कभी पति जाते थे, कभी बड़े बूढ़े और भी थे जिन्हें, जो उनका ब्रह्मदत्त अवस्थी नाम है, वो सब विश्व हिंदू परिषद के वो जिला के संयोजक, प्रांत के अध्यक्ष थे, संयोजक थे। वो मेरे साथ जाया करते थे। डॉक्टर साहब जैसे कहते थे कि वो नहीं जा पाएंगे त्रिपाठी जी, तो तुम इनके साथ चली जाओ बेटा। तो मुझे ऐसे ही आगे बढ़ाया। जब मैं वहां, आखिरी दिन था मेरा, 15 दिन रही थी, आखिरी दिन था, आने वाली थी मैं। मेरी गाड़ी लेट हो गई, मुझे विजयवाड़ा से पकड़नी थी आंध्रा। उस समय मुझे जाने कैसा लगा, क्या मैं दोबारा जाने कहा, क्यों ऐसा लग रहा है। तो मेरे साथ की जो थी बहनें, उन्होंने कहा नहीं यार, तू तो दुर्गा है, यूपी से आई है, ऐसे क्यों घबराहट हो रही है तुझे। मैं बैठ गई थी। हाँ, ऐसा लगा था। फिर मैं आई तो आगरा के गाड़ी रुकती है, तो हमारे स्वयं सेवक भाई वहां थे, मुझे लेने आए थे। और जो रामलाल जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे और संपर्क मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उस समय हमारे आरएसएस के प्रांत प्रचारक थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। तो जयपुर माधव भवन में रहते थे। उन्होंने जब वो भेजते थे अपने कार्यकर्ता को, तो स्वयं छोड़ने जाते थे और लेने जाते थे। उस समय रामलाल जी भाई साहब हमें लेने गए। मैंने कहा भाई साहब मुझे घबराहट हो रही, मेरे घर पे तो कोई सूचना नहीं आई। तो वो हंसे, अरे सूचना क्यों आएगी, दुर्गा है, दुर्गा तो सब सहन कर लेती है, हंस के बोले। मैंने कहा अरे भाई साहब आप तो ऐसे कहते। फिर ले गए, फिर उन्होंने भोजन कराया माधव भवन आगरा में, और उसके बाद बोले कि गाड़ी से जल्दी जाओ। फिर वो उन्होंने गाड़ी से हमें भेजा, लेकिन मेरी माँ नहीं मिली। मैं जब तक पहुंची माँ को मुखाग्नि, आपने स्कूल कब तक पढ़ाया बच्चों को? उसके बाद फिर आपकी सरकारी नौकरी भी कैसे लगी? इसकी क्या कहानी थी, ये भी बताइए हमें जरा। मेरी नवंबर 89 में सरकारी नौकरी का कॉल लेटर आया। इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी, पता नहीं कहते हो ना कि कैसे कहां तक पहुंची। अचानक कोई मेरे घर आता है और मेरी जो मैंने नौकरी की, इसके बीच में एक और वाकया आया कि इंटर कॉलेज में मेरी नौकरी लगनी थी। संस्कृत की वहां कोई लड़की थी नहीं, तो हमारे पिताजी गए और जो विज्ञप्ति निकली तो उनने कहा कि कोई मैनेजर थे छाछा के रहने वाले, उनके घर गए। बोले भाई बिटिया पढ़ी है, ट्रेनिंग करे है, और हमारी बिटिया की नौकरी लगा ले। तो उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी, अपनी बिटिया का इंटरव्यू 8 दिन बाद है, भेज देना। और दुर्भाग्य ये रहा, सौभाग्य रहा हो या दुर्भाग्य, कुछ भी कहो, उस समय तो मुझे दुर्भाग्य लगता था कि जिस दिन हमारा इंटरव्यू था उसी रात मेरा बड़ा ऑपरेशन आगरे में हुआ। उसी से मेरा जो बच्चा छोटा है बड़े ऑपरेशन से हुआ। और मेरे उसी में भी मेरे पिता, माँ ले गई, पिताजी ले गए, सब ले गए, मेरे पति भी साथ थे। तो माँ वो छोड़ के चली आई। इन्होंने कहा मुझे नवल किशोर को दिखाना है। तो ये नवल किशोर को दिखाते रहे। माँ कह रही आप मर जाएगी, मेरी बेटी बचेगी नहीं, मुझे ऐसी गंभीर बीमारी थी। तो जब दूसरे उसी दिन था इंटरव्यू मेरा, मेरे पिताजी रो पड़े थे कि मैंने इतनी मेहनत करी और मेरी बिटिया को क्या करे, नौकरी भी नहीं मिली। लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि ऑपरेशन से मेरा बच्चा हुआ ठीक है, तो सारे लोग फिर मैनपुरी से भाग के गए, लेकिन मेरी नौकरी नहीं लगी। मेरा छोटा बेटा हुआ था।
उसके बाद वो तो जगह निकल गई, भर गई, इंटरव्यू ऑन था उसका हो चुका। अब सरकारी में जब जगह निकली तो मैं ट्रेनिंग के बाद 14-15 वर्ष मैंने इंतजार किया सरकारी नौकरी का। ऐसा होता था कि उस समय मिलती थी, जो बीटीसी कर ले उसे सरकारी मिलती थी, तो बीएड करने वालों को सरकारी नहीं मिलती थी। तो अब मैं सरकारी के लिए चल पड़ी, प्राइवेट तो निकल गई, इंटर कॉलेज में नहीं लगी। तो जब मैं वहाँ, मेरा एक भाई आया, मौसेरा भाई, तो वो आके बोला कि देखो जगह निकली है और तुम संस्कृत से हो, 10 जगह है जिले में, तुम्हारा देखो हो जाए। अरे भैया तुम मेरी सिफारिश कर दे, बोले 2-3 हजार रुपए लगेंगे। तो मैं, भैया हम पे 3 हजार भी नहीं है, कहाँ से लाए? बोले मैं दे दूंगा। तो वो बताओ कोई तो आया, तो वो 3 हजार जमा कर आयो। बोले मेरी बहन का नंबर यहाँ आना चाहिए, तो पास का ही गाँव था, तो जूनियर में मेरा नंबर आ गया, मैं उसमें सिलेक्ट हो गई। फिर कैसे 14 नवंबर 89 को हुई थी। उसके बाद मैं सरकारी नौकरी में चली गई, तो वो शिशु मंदिर में छोड़ आई। मेरे बच्चे तब तक बड़े हो चुके थे, एक तो कक्षा 8 में आ गया था और एक 6 में था। ऐसे दोनों समझदार थे, पापा के साथ रह लेते थे। फिर मतलब मैं बच्चों अपनी को कोई, ससुराल के पक्ष में आ गई। मतलब आपके बच्चों को कोई परेशानी नहीं हुई जितनी आपको हुई थी बचपन में? हाँ, मेरे बच्चों को कोई परेशानी इसलिए नहीं हुई, नाना नानी थे और वो देखते थे, और हमारे पतिदेव थे, तो वो सब देखते रहे, तो बच्चों को कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, माँ का एक सपना रहा, कहती थी कि सबके जुलूस निकालती है, बोलती है, मंचों पर जाती है और देखो चिल्ला चिल्ला करके बोलती है कि वो जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक दिन ऐसा आएगा क्या जब तू बोलेगी, तू निकलेगी और तेरे भाई तेरे माला डालेंगे। वो दिन तो आ ही गया। अब वो दिन क्या आएगा, वो तो माँ चली गई, अब आएगा भी कि नहीं आएगा। लेकिन मैं तो वही पंक्तियां पढ़ती रहती हूँ, राम अवतार शशि की, कि मैं राष्ट्र सेविका समिति, संघ, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, उस गौ रक्षा विभाग करते करते भाजपा में आज जिला संयोजिका के पद पे हूँ, और मैं तो 19 जिले की अधिकारी रही हूँ। बस यही है कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहती हूँ मातृभू तुझे, कुछ और भी। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बस मुझे तो यही सौभाग्य है कि जिस राम जन्मभूमि के आंदोलन में मैंने आंदोलन शुरू किया था कि हर घर से एक लाल चढ़ा दो, जन्मभूमि को मुक्त करा दो, जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है, और जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, दुष्कर्मों का दुर्ग ढहाने मात्र शक्ति है निकल पड़ी, और जन्मभूमि को मुक्त कराने दुर्गा वाहिनी निकल पड़ी। बस ऐसे नारी नहीं तू अबला नहीं तू सबला है, तू एक चिंगारी है, ऐसे ही बोलती रहती थी। और मैं आज भी हूँ, उसी के लिए समर्पित हूँ। जीवन का अंतिम समय सोचती हूँ इसी कमल के तिरंगे और झंडे में लिपट के चले। मोदी और योगी देवदूत बन के आए, राम जन्मभूमि आंदोलन मोदी जी का एक मिशन है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो वही हमें जिला का संयोजिका बनाया है। हाँ, अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैं तो सोचती हूँ जन्मभूमि मेरी मैनपुरी है, तो इस जन्मभूमि के लिए भगवान राम ने किया, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह सोच करके मुझे जन्मभूमि के लिए अगर कुछ और अच्छा हो तो मेरी आवाज मोदी और योगी तक जाए। मैं बार बार चीख चीख करके कहती हूँ कि योगी और मोदी जी के लिए जो हमने पंक्तियां लिखी जी, मैं नौकरी करती रही, और नौकरी करने में सरकारी नौकरी थी, मुलायम सिंह का जमाना था जिस समय मैं चिल्लाती थी। सरकारी नौकरी में आपका कैसा था जीवन, मतलब सही था? ना, सही नहीं था, 7 बार मुझे सस्पेंड होना पड़ा। आप क्या पद संभालती थी इस समय? मैं प्रिंसिपल से रिटायर हुई, मैं संस्कृत टीचर थी, डायरेक्ट में मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो प्रमोशन होते होते वहां तक पहुंची। लेकिन मैं RSS में काम करती थी, तो जो वहां के मुलायम सिंह जी
जो कहते थे राम जन्मभूमि आंदोलन में परिंदा पर नहीं मार सकता, तो आज देखो रामलला की मूर्ति विराजमान है। और बस यही मेरा सपना था, वो साकार हुआ। जब आप भारतीय जनता पार्टी में थे, आप किन किन पदों में काम करते थे तब? मैं सरकारी नौकरी होने के कारण राष्ट्रीय सेविका समिति के जो आयाम, संघ के जो आयाम हैं, उन संघ के आयामों में मैं विश्व हिंदू परिषद की सबसे पहले प्रथम विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी, उसकी मातृशक्ति एक शाखा है दुर्गा वाहिनी, जिसमें कहना चाहिए 16 वर्ष से लेकर के या 18 वर्ष से लेकर के 16-18 के बराबर में रह करके और 40 वर्ष तक दायित्व निभाना पड़ता है दुर्गा वाहिनी में। उसके बाद दूसरे पदों पे तो मुझे सबसे पहले जो दायित्व मिला वो दुर्गा वाहिनी का 19 जिलों का, पूरे ब्रज क्षेत्र का मुझे मिला, और मैं दुर्गा वाहिनी की संयोजिका प्रांत की रही। ठीक है। और ब्रज प्रांत में इस समय 19 जिले हैं, उस समय 14-15 हुआ करते थे। ठीक है। तो ऐसे मैं रही। और उसके बाद मुझे वीरांगना वाहिनी हिंदू जागरण मंच, उसका प्रांतीय संयोजिका बनाया, तो मैंने वहां काम किया। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा संरक्षण संवर्धन समिति की प्रांतीय उपाध्यक्ष मैं रही। उसके बाद जब मैं रिटायर हुई, उससे पहले भी मैंने कई कार्यक्रम कराए। रिटायर होने से पहले जब मैं नौकरी में थी, सरकारी नौकरी में, आप ये भी सोचा मैं सरकारी नौकरी में रह करके आज दिन तक मेरे कार्यक्रमों की काट कोई नहीं है। मैंने देख रही होंगी मेरे ये चित्र लगा है, वसुंधरा राजे सिंधिया मैंने 93-94 में बुलाई थी, और नुमाइश में कम से कम 10,000 महिलाओं की भीड़ थी, पूरे जिले को इकट्ठा किया था, आसपास के और जिले भी आए थे, और उनके साथ मृदुला सिन्हा आई थी जो गोवा की राज्यपाल रह करके अभी हटी है। ये फोटो उन्हीं का लगा है, मृदुला सिन्हा का, ये वसुंधरा जी है, ये मैं हूं। मैंने उन्हें बुलाया, और उसमें जो परेशानियां हुई जब मैं कार्यक्रम कराती थी बेटी, तो ये समझो मुझे भूखा रहना पड़ता था। कभी कभी रात में होटल बंद हो गई तो हम कहाँ खाएं खाना, तो दिन में टाइम नहीं मिला, तो भागा भाग, अपनी गाड़ी नहीं, अपनी सुविधा नहीं। किसी ने कह दिया बहन जी 1 घंटे को गाड़ी देंगे, मैं उन्हीं की गाड़ी पे बैठ के चली गई। किसी ने कहा टेम्पू ले जाओ और तुम टेम्पू से प्रचार करो, तो मैं टेम्पू से प्रचार करने लगी। एक ऊर्जा थी, एक जुनून था, एक मन था। तो एक दिन का मैं बताऊं कि रात हो गई, मैं और मेरे पति दोनों घर आए, सो देखा का रोटी ना ब्रेड भी नहीं, दुकानें बंद, रात के 11 बजे। और मुझे डर नहीं लगता था कि मैं, जैसे आज मोदी जी योगी जी के राज्य में हूँ, मैं तब भी मुलायम सिंह के राज्य में मुझे कुछ छू नहीं सकता था। और मैं बताती हूँ ये बहुत जरूरी है, ये प्रेरणादायी है ये प्रसंग। तो मैं रात को आई, दोनों लोग कुछ नहीं मिला। अब मैंने चाय बनाई, बिस्कुट भी नहीं, अब मैं क्या करूं। तो मुझे एक बात याद आई कि मैं जो रोटी नहीं गाय की निकाल के रखी जाती थी, तो वो सूख गई, कुरकुरी सी हो गई। मैं अपनी माँ की याद करने लगी। माँ कहती थी बिटिया भूख तो कंडा खात है, भूख में कंडा खबत है, भूख बिटिया कंडा खात है। तो हमें याद आई, हमने की है गैया मैया हमें भूख लगी, हम दोनों लोग खाए ले रहे। वो मैंने रोटियां फिर सेकी और चाय से खा के दोनों लोग लेट गए। और आज उसका प्रतिफल है कि उषा त्रिपाठी को जानते तो है सब, और जानने के बाद ये भी है, सम्मान भी है, मुझे मिला हो न मिला हो, लेकिन आज जो कुछ मिला है, आज मुझे सम्मान मिला है, और आज मैं तुम्हारे सामने बैठी हुई, ये क्या कम है जी। अच्छा, आपसे अब एक आखिरी सवाल है, अगर कल के दिन आपको प्रधानमंत्री जो है हमारे मोदी जी या फिर सीएम योगी की तरफ से आपको कोई मौका मिलता है, तो जनता समाज के लिए आप क्या सेवा करेंगे, क्या उद्देश्य देना चाहती हैं? हाँ, मैं साहित्यकार होने के कारण मैं सोचती हूँ अपने कवियों के साथ अच्छा करूं। तो अगर साहित्य अकादमी में कहीं पर मुझे काम करने का मौका मिल जाए, महिला आयोग में मिल जाए, किसी निगम में मिल जाए, तो मैं जन्मभूमि के लिए जैसे अभी तक अपने प्राण देती रही,
वैसे ही मैं बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी आत्मीयता से, कोई हम पर एक प्रश्न चिन्ह आज नहीं लगा है। आप जाकर के पूछिए, मैनपुरी में जाइए, उषा त्रिपाठी पर कोई प्रश्न चिन्ह है या उन्होंने कभी कुछ लिया? कोई दलाली नहीं किसी के। मैं अगर किसी की सिफारिश करने जाती हूँ तो बताती हूँ, मैं उसे अपना किराया नहीं होता तो मैं उसका किराया भी दे देती हूँ, और मैं अपना किराया खर्च करके, मुझे लोग कहते भी है तुम तो पागल हो, तुमने कुछ नहीं कर पाया। हाँ मैंने किया है, मुझे मिला है, मुझे राम जन्मभूमि आंदोलन का सिला मिला, मुझे क्या नहीं मिला। अभी तो बाबर का एक निशान मिटाया है और तुम्हारी गद्दारी पर परचम लहराया है। अभी तो मथुरा काशी बाकी है, तो अभी दो और उसके लिए मुझे ताकत और मुझे ऊर्जा मिलती रहे। और मैं नहीं भी होगा मोदी जी, योगी जी, फिर मैं मोदी जी के 2 पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। वो देवदूत बना रहे, मेरे देश की सुरक्षा बनी रहेगी, सीमाओं की सुरक्षा बनी रहेगी। बेटियां जो आज उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, सुमंगला योजना, कन्याधन योजना, महिला आरक्षण की योजना, कितनी योजनाएं सब लाभार्थियों को दे रहे। क्या नहीं कर रहे मोदी जी, सब कुछ दे रहे हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि प्रभु ऐसे ही ये बने रहे, इन्हें ऊर्जा मिलती रहे। तो जो कोई और ना बोले, जो कोई और ना बोले, वो मोदी बोल देते हैं। अंधेरे में उजालों की खिड़कियां खोल देते हैं। समूचे विश्व में बदलाव का तूफान है मोदी, समूचे विश्व में बदलाव का तूफान है मोदी। जो मुर्दों के दिलों में भी सांसें घोल देते हैं, जो मुर्दों के दिलों में भी सांसें घोल देते हैं। क्या सौभाग्य है कि सर्वोच्च नागरिक का स्थान एलिजाबेथ स्वयं आती है, और सभी देशों में सर्वोच्च स्थान जहां जाते हैं मोदी मोदी मोदी। तो ऐसा देवदूत मिला, ये क्या कम है बेटे? तो मैं बस यही कहती हूँ, आग उगलती तूफानी चट्टानी खौफ इरादों का, आग उगलती तूफानी चट्टानी खौफ इरादों का, और कमल प्रतीक है भाजपा के जिंदा कायम वादों का। कमल प्रतीक है भाजपा के जिंदा कायम वादों का। हे राष्ट्रदेव, हे राष्ट्रदेव तुम तिलक करो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। हे राष्ट्रदेव तुम तिलक करो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। लोहू से लिखी कहानी फिर आज सुनाने आई हूँ, कि सीने पर गोली खाकर भी हम वंदे मातरम गाते हैं और सौगंध राम की खाते हैं। सन 24 में फिर हम मोदी जी को लाते हैं, और फिर आगे योगी जी को लाते हैं। ऐसा सौभाग्य हमारा बना रहे। मैं सबसे यही प्रणाम करके और क्या बार बार एक ही निवेदन करना चाहूंगी कि आंधी जब चलती है तो दिन रात बदल देती है, आंधी जब चलती है तो दिन रात बदल देती है, धरती जब दरकती है तो सीमांत बदल देती है, बिजली जब चमकती है तो आकाश बदल देती है, और भारत की बेटी जब बोलती है तो भारत का इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। तो ऐसा इतिहास बदला जाए और बेटियां आगे बढ़े, इन्हें लाभ मिले। फ्री सिलाई मशीन चला दी, और घर की मुखिया, राशन वही बेटियां, प्रमुख वही, आवासीय योजना में प्रमुख वही, तो सब कुछ इनको मिल रहा है। तो हम बेटियों से ही निवेदन करेंगे कि आज हमारे देश की बेटियां सुषमा स्वराज बने, एक नया इतिहास रचें और आगे को बढ़ें, उच्छृंखल नहीं बने। और अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे जैसी एक अदना समझ, किसी की ना उपेक्षा करो, कभी कभी बौना कभी विराट हो जाता है, और किसी के नसीब को किसी का क्या पता है कि रातों रात रंग सम्राट बन जाता है। भाजपा में कोई ये संभव नहीं, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही जीती रहूंगी। जब तक सांस है इस शरीर में तब तक भारतीय जनता पार्टी और तिरंगे के लिए जीती रहूंगी, मरती रहूंगी। बस जैसे कोरोना काल आया, हम लोगों ने सारी
कष्टों को मिटा करके आगे बढ़े। और मैंने अचानक मेरे मन में आया कि एक बेटी अपने बच्चे को लेके जा रही थी, दूध से प्यार नहीं मिला तो वो बच्चा प्यासा और बिना दूध के खत्म हो गया। बेटी नहीं जान पाई। जब सुबह उसे बार बार झकझोरती है, लला लला, वो नहीं बच्चा मिला, तो मैं रात को ही फोन करती हूँ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही मैंने फोन किया तो डीएम ने उठाया। मैंने डीएम को कहा, मैंने डीएम साहब मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तो कोरोना काल में 1 महीने की पेंशन दे सकती हूँ। मैं केवल मेरे पास पेंशन है, उन बेटियों के बच्चों की रक्षा हो जाए। तो वो उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा त्रिपाठी जी बताओ कहाँ आओगी अपने। मैंने कहा मैं कोरोना के काल में कैसे निकलूं, मैं पैदल चल नहीं सकती, चारों तरफ कर्फ्यू लगा है। उन्होंने पत्रकार को भेजकर, आपको पत्रकारों के पास यूट्यूब पर मिलेगा। उन्होंने सारे लोगों ने एक ही बात कही कि दीदी आप तो देवी बन करके एक प्रेरणा दे गई। और उसके बाद जितने पेंशनधारी थे सभी ने जाने कितना रुपया इकट्ठा करके, अरे उषा दीदी अपने 1 महीने की तनख्वाह दे देती है, वो पेंशन दे देती है, तो मैं नहीं दे सकता। नौकरी करने वालों ने, पेंशन वालों ने बहुत पीएम के कोष में, फंड में गया। और मैं फिर यही कह करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो अभी आप सुन रहे थे भाजपा की वरिष्ठ नेत्री उषा त्रिपाठी जी के बारे में। तो ऐसे ही तेजस्वी लोगों के बारे में जानने के लिए एएसबी न्यूज को देखते रहिए। धन्यवाद।